गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। जैसे कि प्रथम नियम में हमने पढ़ा कि जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य कर रहा होता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात कि वस्तु त्वरण प्राप्त करती है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में हम इन्हीं वस्तु के त्वरण और वस्तु का त्वरण बल पर कैसे निर्भर करता है, उस पर लगाए गए वस्तु पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है, इन्हीं पर हम बात करेंगे द्वितीय नियम पर, मतलब वस्तु के त्वरण पर और ये त्वरण उस वस्तु पर लगाए गए बल पर निर्भर कैसे करता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ दैनिक अनुभवों पर बात करते हैं। जैसे कि क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल को लें, अगर दोनों ही हमारे शरीर से टकराती हैं तो क्रिकेट की बॉल से हमें ज़्यादा चोट लगेगी टेनिस की बॉल की तुलना में। वहीं एक रोड पर खड़ी ट्रक, रोड के किनारे खड़ी ट्रक से अगर मान लें हम टकरा जाए, या फिर हम जो रोड पर चलती 5 मीटर पर सेकंड से रफ्तार से चलती या वेग से चलती ट्रेन से ट्रक से अगर हम टकराएं तो हमें वो ट्रक घायल भी कर सकती है या फिर हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। या फिर एक बंदूक की छोटी गोली किसी इंसानी शरीर को छेद देती है या उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। अब इन सभी को एक साथ रखें तो पहले बात करते हैं टेनिस और क्रिकेट के बॉल की। टेनिस का बॉल क्रिकेट की बॉल की तुलना में कम भारी है, मतलब हल्का है टेनिस का बॉल, उसका द्रव्यमान कम है क्रिकेट के बॉल की तुलना में। और अब बात करते हैं रोड के किनारे खड़ी ट्रक और रोड पे चलती ट्रक। दोनों में मास तो सेम है, लेकिन यहाँ पे फर्क आ रहा है वेग, वेलोसिटी का, क्योंकि जो ट्रक इंसान को प्रभावित कर रही है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है रोड पर, वेग। या फिर बंदूक की छोटी सी गोली है, उसका द्रव्यमान बहुत कम है, मास बहुत हल्की है, लेकिन इतनी रफ्तार से आ रही होती है कि वो इंसानी शरीर को घायल कर सकती है, उसको उसके मृत्यु का कारण बन सकती है, उसको मार सकती है। तो द्रव्यमान और वेग यहाँ पे इतने जो अनुभवों से हमको मिला, द्रव्यमान एक राशि और वेग, तो इन सभी अनुभवों से हमें ये पता चला कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है, और इन्हीं द्रव्यमान और वेग पर के संबंधित एक राशि है, महत्वपूर्ण राशि, जिसे हम संवेग कहते हैं, जो द्रव्यमान और वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, संवेग। तो ये राशि, भौतिक राशि, उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। mv से मोमेंटम भी कहते हैं, मोमेंटम। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर है, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, इस तरह से भी कर सकते हैं। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक, वेलोसिटी का मात्रक। जैसा कि न्यूटन के पहले नियम के अनुसार ये है कि जब आप किसी वस्तु पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है तो उस वस्तु में गति में परिवर्तन होता है, अर्थात कि वेग में परिवर्तन होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है, क्योंकि जब वेग में परिवर्तन आएगा, जब बल लगा, असंतुलित बल के चलते जब वेग में परिवर्तन आया तो ये इसके साथ जब ये बदलेगा, ये कांस्टेंट है, इसमें भी परिवर्तन आएगा, संवेग में भी परिवर्तन आएगा। तो संवेग में परिवर्तन बल के चलते हुआ, और यहाँ पे असंतुलित बल बार बार इसलिए कहा जा रहा है
कि अगर आप कोई वस्तु विराम अवस्था में, क्या उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है, उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। और एक वक्त तक आप बल लगाते जाइए और जब तक घर्षण बल से बाह्य बल ज्यादा नहीं हुआ तब तक वो उस संतुलित अवस्था में, तो घर्षण बल उस बल को संतुलित कर देगा। लेकिन जैसे ही घर्षण बल से बाह्य बल ज्यादा हुआ तो वह बल यहाँ पे असंतुलित हो जाएगा, मतलब कि वह वस्तु गति करने लगेगा बल की दिशा में, और असंतुलित बल की दिशा बल की दिशा में होगी जिस पर हम जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं वही असंतुलित बल की दिशा है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर बल लग रहा है और वस्तु u वेग से गति कर रही है। m द्रव्यमान का वस्तु है, v वेग से गति कर रही है और उसका बल लगाने के बाद t समय बाद उसका वेग v हो जा रहा है। t समय बाद वेग u से, मतलब संवेग परिवर्तन में t समय लगा, मतलब मतलब कि वस्तु का वेग u से v होने में संवेग परिवर्तन में मतलब कि बल, इस बल को वस्तु पर t समय तक लगाए रहेगी, मतलब ये बल वस्तु पर t समय तक लग रही होगी, तभी उसका वेग u से v हो जाएगा या फिर संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे बात ये समझ में आई कि वस्तु पर जो बल कार्य कर रहा है ना, वह केवल उसके परिमाण पे नहीं, उसमें समय पर भी गौर करने की बात है। परिमाण के अलावा उस पर बल के कितने समय तक वस्तु पर कार्य कर रहा है उस पर भी गौर करने की बात है, वह भी मैटर करेगा। परिमाण और बल, लगाए गए बल, मतलब कितने समय तक बल लगाया गया उस पर बात। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। उस समय दर मतलब t समय तक बल लगाया और बल मतलब t समय में संवेग में परिवर्तन हो रहा है और वह बल उस t समय तक लग रहा है उस वस्तु पर। इसको समझना है तो एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक गाड़ी खराब हो जाती है तो हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उससे धक्का लगाते हैं, और मान लीजिए दो व्यक्ति गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। अगर वो गाड़ी को अचानक धक्का लगा के छोड़ दे, उस समय इमीडिएट धक्का लगा के छोड़ दे, तो क्या गाड़ी स्टार्ट होगी? नहीं स्टार्ट होगी, क्योंकि गाड़ी को एक स्पीड तक पहुंचना है, वेग तक पहुंचा के फिर गाड़ी वहां से ही स्टार्ट होगी। उस स्पीड तक पहुंचने के लिए हमें गाड़ी पे कुछ देर तक बल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक निश्चित स्पीड प्राप्त करने के लिए, वेग प्राप्त करने के लिए गाड़ी को एक समय तक के लिए बल लगाना पड़ेगा। यहां से ये बात स्पष्ट हुई कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं, इस बात पर भी निर्भर करता है कि बल कितने समय तक लगाया गया है। लेकिन इसको एक और ट्विस्ट है, अगर वो दो व्यक्ति जो बल लगा रहे हैं वहां पे 4 व्यक्ति बल लगाए तो कम समय में ही हम उस स्पीड को उस वेग को प्राप्त कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पे बल अधिक लगेगा, बल का परिमाण बढ़ जाएगा तो समय कम हो जाएगा, समय कम लगेगा उस वेग को प्राप्त करने के लिए जिस पर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मतलब संवेग परिवर्तन की दर बढ़ जाती है बल बढ़ाने के साथ। अब बल और संवेग परिवर्तन के बीच एक संबंध निकल के आया, वो ये है, और यही द्वितीय नियम जो बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। अब यहाँ पे असंतुलित बल की दिशा में ही वेग परिवर्तन हो रहा है, संवेग परिवर्तन होगा, और असंतुलित बल की दिशा में ही संवेग परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है। न्यूटन के प्रथम नियम में यह बात कही भी गई।
और जो बल हम लगा रहे हैं, जो बाय बल लग रहा है, जो बल लग रहा है वस्तु पर, इस पिंड पर F, वह असंतुलित बल की दिशा में होनी चाहिए। और इस कंडीशन में ये F, इस स्थिति में संवेग परिवर्तन इस बल के समानुपाती होता है। अब हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को एक गणितीय रूप देते हैं। यहाँ पे बल और त्वरण की बात की जा रही, तो उस बल और त्वरण को एक फार्मूले में ढालते हैं, एक गणितीय रूप में उनको एक गणितीय रूप देते हैं बल और त्वरण को। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे यहां से। जैसे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर, मान लीजिए कोई एक, अब से हम इस कथन को एक गणितीय रूप देंगे। तो इसके लिए पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग u है, उस पर बल F लगाते हैं। तो t समय तक उसका बल F लगाते हैं, तो t समय के बाद उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, उस द्रव्यमान की वस्तु। तो यहाँ पे वेग परिवर्तन हो रहा है t समय तक बल लगाने पर, और तो मतलब कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक संवेग की, जिस स्थिति में जिसमें वस्तु का वेग u था। तो P1 मान लीजिए प्रारंभिक संवेग है, तो m द्रव्यमान वेग, u प्रारंभिक वेग mu, और अंतिम संवेग P2 होगा m द्रव्यमान वस्तु पूरा उसका अंतिम वेग v। तो संवेग परिवर्तन यहाँ पे पता चला P2 माइनस P1, संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 बराबर है, समानुपाती mv माइनस mv, क्योंकि P2 बराबर mv है। P2 बराबर mv माइनस mu, हम कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u। ये हुआ संवेग परिवर्तन। अब संवेग परिवर्तन की दर, मतलब एकांक समय में संवेग, ये तो t समय में संवेग परिवर्तन हुआ, तो एकांक समय में संवेग, मतलब संवेग परिवर्तन की दर क्या है, एक इकाई समय में कितना संवेग परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए हम t से भाग दे देंगे, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर mv माइनस u बटे t। जैसा कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती है वस्तु पर लगाए गए बल के, तो वस्तु पर लगाया गया बल F समानुपाती है संवेग परिवर्तन m, संवेग परिवर्तन की दर m गुणे v माइनस u बटे t। तो इसको आप F बराबर k m v माइनस u बटे t लिख सकते हैं। k जहां पे अनुपातिकता स्थिरांक है, मान लीजिए कि एक संख्या है जिसे हमने लेबोरेटरी में प्राप्त किया, प्रयोगशाला में प्राप्त किया। अब यहाँ पे v माइनस u बटे t, ये आप देखेंगे, ये है ये वेग परिवर्तन की दर, मतलब कि त्वरण, वस्तु का त्वरण। तो इसको आप लिख सकते हैं F बराबर k m a, जो कि त्वरण है उसमें। तो F बराबर k m a, हमें एक फार्मूला सूत्र प्राप्त। प्रयोगशाला में हमने जब देखा, अगर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पे काम करते, तो वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल में अगर कोई एक निश्चित संख्या से हम गुणा करें, स्थिरांक, तब जाकर वो बल के बराबर हो रहा था। जब प्रयोगशाला में काम करते वक्त द्रव्यमान और किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण
के गुणनफल में कुछ एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं तब जाके बल के बराबर होता है। इसीलिए F बराबर यहाँ पे K अनुपातिकता स्थिरांक इसीलिए रखा गया है, वही एक संख्या है जिसकी गुणा करने पर F के बल के बराबर। लेकिन हम यहाँ पे बल को परिभाषित करने की आजादी, तो हमने इस तरह से परिभाषित किया कि यहाँ पे K 1 के बराबर हो। कि हमेशा विज्ञान सरल भाषा, सरल बातों को एडॉप्ट करते हैं, जितना सरल हो सके। तो यहाँ पे हम K को 1 करने के लिए बल को इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। क्या करना है आपको, जैसे कि हम m और जिसे कि द्रव्यमान और त्वरण के मात्रक, द्रव्यमान और त्वरण का SI मात्रक लेते हैं, अर्थात बल का इस प्रकार मात्रक ले कि K का मान 1 हो जाए, K का मान 1 हो जाए। पहले बात करते हैं द्रव्यमान का जो SI मात्रक kg है और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक इकाई बल, एक इकाई बल, एक इकाई बल उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें कि एक द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। मतलब एक इकाई बल वह बल है जो कि एक द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो इस तरह से F बराबर है kma। तो एक इकाई बल मतलब एक द्रव्यमान 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे K जो प्राप्त हुआ है वो हो गया 1। तो समीकरण में F बराबर प्राप्त हुआ ma, बल बराबर वस्तु पर लगा बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान और उसमें त्वरण का गुणनफल। यहाँ से बल का जो SI मात्रक हमें प्राप्त हुआ किलोग्राम, बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर या मीटर सेकेंड पर -2, ये है बल का SI मात्रक। और बल का एक और मात्रक है जो आइजैक न्यूटन के नाम से लिया गया N, और जिसे हम N से डिनोट करते हैं। मतलब जैसे किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो हम उसको कहेंगे इस पर 5N का बल लग रहा है। ये गणित, तो यहाँ पे हमको न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ये गणितीय रूप प्राप्त हुआ जिससे हम वस्तु पर लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान है ये वस्तु का और ये त्वरण, दोनों के गुणनफल से वस्तु पर लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं।